छत्तीसगढ़ में 25 मई 2013 को हुए झीरम घाटी नक्सल कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना का दर्द आज भी स्थानीय लोग महसूस कर सकते हैं। इसकी जांच रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई है। इस तरह की घटनाएं देश के लिए एक अंतहीन दर्द की तरह है। इस नरसंहार के 11 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अब भी झीरम के जख्म हरे हैं। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में एक पुलिस फायरिंग की घटना ने किसान आंदोलन को एक नया मोड़ दिया। इस घटना ने नक्सल आंदोलन की शुरुआत की, जो जल्द ही एक संगठित सशस्त्र संघर्ष में बदल गया। माओ के विचारों से प्रेरित होकर वामपंथी उग्रवादियों ने जनजातीय समुदायों, भूमिहीनों और बटाईदारों को संगठित करना शुरू किया। 1947 में जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की तो लोगों की आशा थी कि अब उनकी स्थिति में सुधार होगा, लेकिन जल्द ही यह एहसास हुआ कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बावजूद उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। भूस्वामियों और शोषणकर्ताओं का वर्चस्व कायम रहा, जिससे पुरानी शोषणकारी संरचना बनी रही। चुनावी राजनीति ने भी कोई खास बदलाव नहीं किया और भूमि सुधारों के वादे अधूरे रह गए। इस निराशा के बीच वामपंथी नेताओं ने भविष्यवाणी की कि स्वतंत्रता केवल शोषण के नए रूप में बदल जाएगी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि समाज में वास्तविक बदलाव लाने के लिए एक सशस्त्र संघर्ष की आवश्यकता है। 1960 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई मजबूत हो रही थी और संयुक्त मोर्चा, जिसमें सीपीआई एक प्रमुख दल था, मुख्य विपक्षी दल के रूप में स्थापित हुआ। सबसे पहले बात करते हैं नक्सलवाद के अलग अलग फेसेस के बारे में। सबसे पहला फेस है नक्सलबाड़ी चरण, 1967 से 1972 तक। नक्सलबाड़ी घटना जो 25 मई 1967 को पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में हुई, भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। यह घटना एक सशस्त्र संघर्ष के रूप में वामपंथी उग्रवाद यानी LWE के उदय का प्रेरक कारक बनी। चारू मजूमदार, जांगल संथाल और कानू सान्याल जैसे उग्र साम्यवादी नेताओं ने जमींदारों के खिलाफ भूमिहीन किसानों को संगठित करने का कार्य किया। इन्हें क्लास एनिमीज या वर्ग शत्रु कहा जाता था। चीन में माओ की विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय वामपंथियों ने चारू मजूमदार के नेतृत्व में एक रैली का आयोजन किया। 22 अप्रैल 1969 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी CPI-ML का गठन किया गया, जो माओवादी विचारधारा का पालन करती थी। 1969 से 1972 के बीच CPI-ML और सरकार के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें व्यापक हिंसा और रक्तपात देखने को मिला। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्टीपल चेज जैसे अभियानों की शुरुआत हुई, जिसमें सरकारी बलों ने दखल दिया। चारू मजूमदार की गिरफ्तारी और मृत्यु ने इस आंदोलन को काफी हद तक कमजोर कर दिया। चारू मजूमदार के बाद का फेज 1970 के दशक की शुरुआत से 2004 तक। चारू मजूमदार की मृत्यु के बाद CPI-ML छोटे छोटे समूहों में विभाजित हो गई। हालांकि इस दौरान माओवादी विचारधारा को पुनर्गठित करने के प्रयास भी हुए। सत्यनारायण सिंह जैसे नेताओं ने नए समूहों का गठन किया और 1971 में CPI-ML सत्यनारायण सिंह समूह यानी SNS का उदय हुआ। 2004 में विभिन्न माओवादी समूहों के विलय ने CPI माओइस्ट का गठन किया, जो अब LWE के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरा है। तीसरा और आखिरी फेस है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट का उदय। 2004 से आज तक LWE ने भारत के 40% क्षेत्र और 35% जनसंख्या को प्रभावित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार 2016 में 10 राज्यों में LWE गतिविधियां सक्रिय थी। नक्सली आंदोलन की शक्ति और संरचना में वृद्धि हुई है, जिसमें 6,500 से अधिक बंदूकधारी और 9,000 से 10,000 लड़ाके शामिल हैं। अब LWE के ऑब्जेक्टिव को समझने का प्रयास करते हैं। वामपंथी चरमपंथ यानी LWE आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य पीपल्स रिवॉल्यूशनरी स्टेट की स्थापना करना है। नक्सल नेताओं ने जल, जंगल और जमीन यानी JJJ से संबंधित मुद्दों को प्रमुखता दी है, जो ग्रामीण भारत में लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अधिकांश ग्रामीण लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि और वनों पर निर्भर करते हैं। इन तीनों तत्वों पर किसी भी प्रकार का खतरा उनके जीवन को संकट में डाल देता है, जिससे उनमें अत्यधिक चिंता उत्पन्न होती है।
नक्सलवादी संगठनों द्वारा जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा के लिए स्थानीय लोगों के बीच समर्थन जुटाना शामिल है। वे ग्रामीणों को यह समझाते हैं कि इन संसाधनों की रक्षा करना न केवल उनके अधिकारों के लिए आवश्यक है, बल्कि उनके जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। नक्सलवाद का प्रभाव ग्रामीण समुदायों में गहराई से फैला हुआ है। जहां एक ओर यह आंदोलन आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए खड़ा है, वहीं दूसरी ओर इसकी सशस्त्र गतिविधियां अक्सर स्थानीय लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। आइए समझते हैं कि नक्सलवाद के पीछे कौन कौन से मुख्य कारक काम करते हैं। सबसे पहले है भूमि संबंधित कारक, जैसे भूमि कानूनों का उल्लंघन, विशेष लैंड ओनरशिप का संकट, बेदखली और भूमिहीनता या लैंडलेसनेस। इसके बाद है आजीविका संबंधी कारण, जैसे खाद्य सुरक्षा, पारंपरिक व्यवसायों का पतन, साझा संसाधनों पर अधिकार आदि। सामाजिक बहिष्कार भी एक प्रमुख कारक है। इसमें अधिकारों का उल्लंघन और अत्याचार, असमानता जैसे कारण शामिल हैं। और अंत में है शासन संबंधी कारक, जैसे भ्रष्टाचार, अयोग्य सेवाएं, चुनावी राजनीति का विकृत होना आदि। अब उन फैक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं जिसने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया। नक्सल आंदोलन का मूल आधार अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट विचारधारा है, जो यह मानता है कि साम्राज्यवाद अंततः पतन की ओर बढ़ रहा है। पहला फैक्टर है संगठनात्मक संरचना, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नक्सलवादी समूह अपनी रणनीति को सफल बनाने के लिए एक सुसंगठित और योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। अगला फैक्टर है धन के स्रोत। नक्सलवादियों के लिए धन सृजन के स्रोतों का रणनीतिक रूप से उपयोग महत्वपूर्ण है। वे कर और लेवी की पद्धति अपनाते हैं, जिसमें सरकारी खजानों और बैंकों में लूटपाट शामिल होती है। इसके बाद है युवाओं की भागीदारी। नक्सलवाद युवाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का एक माध्यम बन चुका है। कई युवा, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जब रोजगार के अवसरों से वंचित होते हैं तो वे नक्सलियों की ओर आकर्षित होते हैं। और अंत में सरकार की चुनौतियां। विभिन्न राज्यों और केंद्रीय सरकारों की नीतियां असंगत होती है, जिससे नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कदम उठाना मुश्किल हो जाता है। अब इस समस्या की ओर सरकार का क्या रुख है, ये भी समझने का प्रयास करते हैं। नक्सलवाद एक जटिल समस्या है, जिसे हल करने के लिए सरकार का दृष्टिकोण कई पहलुओं पर केंद्रित है। इसमें सुरक्षा, विकास, स्थानीय समुदायों के अधिकार, शासन प्रणाली में सुधार और जन अभिबोधन प्रबंधन शामिल है। इस चुनौती का सामना करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता महसूस की गई है, विशेष रूप से उन राज्यों में जो नक्सलवाद से अधिक प्रभावित है। सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में समाधान के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श और योजनाएं बनाई हैं। इन प्रयासों में कई पहले शामिल हैं, जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, CAPF और कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन यानी कोबरा की तैनाती, आंतरिक सुरक्षा यानी IR बटालियन की मंजूरी और काउंटर इंटेलिजेंस एंड एंटी टेररिज्म टास्क फोर्स यानी CIAT की स्थापना, सुरक्षा संबंधी व्यय यानी SRE योजना, नक्सल विरोधी अभियानों के लिए हेलीकॉप्टरों की उपलब्धता और ऐसे ही अन्य सुविधाएं। सरकार का यह प्रयास न केवल सुरक्षा से संबंधित है, बल्कि स्थानीय समुदायों की भलाई पर भी केंद्रित है। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विकास की दिशा में कदम उठाना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग नक्सलियों की ओर आकर्षित न हो, उन्हें रोजगार और विकास के अवसर प्रदान करना आवश्यक है। गृह मंत्रालय नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दे रहा है। 2017 में SAMADHAN मतलब समाधान नामक एकीकृत रणनीति पेश की गई, जिसमें कई तत्व शामिल हैं। S कुशल नेतृत्व, A आक्रामक रणनीति, M प्रेरणा और प्रशिक्षण, A क्रियाशील खुफिया तंत्र, D प्रदर्शन के मानक, H प्रौद्योगिकी का उपयोग, A हर खतरे के लिए कार्रवाई योजना एंड N वित्त पोषण तक पहुंच को रोकना। इस रणनीति के माध्यम से नक्सलवाद का प्रभावी सामना करने का प्रयास किया जा रहा है। नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में केंद्र राज्य रणनीति के समन्वित प्रयासों ने कई महत्वपूर्ण परिणाम दिए हैं, जो सुरक्षा और विकास को एक साथ बढ़ावा देते हैं। जैसे सुरक्षा में वृद्धि हुई है, सड़क एवं परिवहन में सुधार है, संचार का विकास हुआ है, स्थानीय शासन में सुधार हुआ है, PESA यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट
इसका एक उदाहरण है। कौशल विकास और सामुदायिक सहभागिता में भी बढ़ावा हुआ है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार न केवल सुरक्षा को बढ़ावा दे रही है, बल्कि स्थायी विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिससे नक्सलवाद के प्रभाव को कम करने में मदद मिल रही है। भारत में नक्सलवाद एक गंभीर चुनौती है जो न केवल सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, बल्कि विकास की प्रक्रिया को भी बाधित कर रहा है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक सशक्त और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आइए इस समस्या से निपटने के लिए सुझाए गए महत्वपूर्ण उपायों पर संक्षिप्त रूप से बात कर लेते हैं। नक्सलवाद से निपटने के लिए एक स्पष्ट और सुव्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसके लिए संस्थागत तंत्र का निर्माण किया जा सकता है। साथ ही पुलिस की क्षमताओं में वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा विकास को नक्सलवाद के खिलाफ एक प्रभावी उपकरण माना जाता है, इसलिए विकास कार्यों को सुरक्षा बलों के साथ समन्वित करना आवश्यक है। साथ ही स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाने की जरूरत है, जिसकी सहायता से सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। केंद्र सरकार को प्रभावित राज्यों के सुरक्षा और विकास प्रयासों को एकीकृत करना होगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत संरचना जैसे सड़कों, विद्युत और संचार सुविधाओं का विकास प्राथमिकता होनी चाहिए। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और विकास प्रक्रिया तेज होगी। राजनीतिक दलों को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपने कैडर को सुदृढ़ करना होगा, ताकि सक्षम युवाओं को नक्सल विचारधारा की ओर जाने से रोका जा सके। और अंत में मीडिया का उपयोग नक्सल हिंसा की व्यथाओं और सरकार की विकास योजनाओं के प्रचार में किया जाना चाहिए। इन उपायों के माध्यम से सरकार न केवल नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सफल हो सकती है, बल्कि एक समग्र विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है। यह आवश्यक है कि नक्सलवाद के मूल कारणों को समझते हुए उन्हें सशक्त रूप से संबोधित किया जाए, ताकि हम 21वीं सदी के भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आकांक्षाओं को साकार कर सकें।